Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 2 Raja, Kisan और Nagar of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के बारे में जानेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए. हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. इन नगरों में मृददंडों के साथ साथ गहने उपकरण, हथियार, बर्तन और सोने चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी. ठीक है. सेकंड पॉइंट देखेंगे. इन नगरों में वस्त्र बुनने का कार्य, बढ़ईगिरी, मृददंड बनाने का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, लोहे के औजार, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुएं तैयार करने का कार्य भी होता था. ठीक है. भिन्नता देखेंगे. आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पाकालीन नगरों से अनेक मामलों में भिन्न थे. दोनों काल के मकानों एवं भवनों की बनावट एवं उनमें लगी सामग्री में भिन्नता थी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखेंगे. हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग को नहीं जानते थे. हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे, जबकि आरंभिक नगरों के लोग इनका प्रयोग भली भांति जानते थे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे. हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, जबकि आरंभिक नगरों में इनका अभाव था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए. ठीक है. क्वेश्चन क्या है. महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं. फर्स्ट, महाजनपद का विकास 600 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ. ठीक है. महाजनपद का विकास 600 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ. सेकेंड पॉइंट देखेंगे. महाजनपद की संख्या 16 थी. ठीक है. महाजनपद की संख्या 16 थी. इसमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 4 गणतंत्रीय राज्य थे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. ज़्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था. ठीक है. ज़्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था. इस तरह का प्रयोग व्यक्ति राजा कहलाता था. ठीक है. इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था. महावीर और बुद्ध दोनों गण से आते थे. महावीर और बुद्ध दोनों गण से आते थे. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. गण राज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर गण के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. पॉइंट नंबर 6, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी. प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किलेबंद होती थी. ठीक है. किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभिक सेना और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचनाएं शुरू की. ठीक है. अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया.
शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सामान्य लोगों के जीवन का पुनः निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। साधारण नागरिकों के जीवन का पुनः चित्रण करने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं। वे सिक्कों और चित्रों से भी साधारण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृत उत्तरी भारत में और तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण की भाषा होती थी। उत्तर भारत के कुछ लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक है, भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। विभिन्न साहित्यिक साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। इनमें दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इतिहासकार शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों से भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरणों और हथियारों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों को भी अध्ययन करते हैं। दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों को भी अध्ययन करते हैं। भूमि दान से संबंधित विज्ञप्तियों से कृषि विस्तार और कृषि के ढंग और उपज बढ़ाने के तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भूमि दान के प्रचलन से राज्यों और किसानों के बीच के संबंधों की झांकी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। इसका आंसर देखेंगे। अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। फर्स्ट, उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी। उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते थे उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों और संबोधनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए अभिलेख शास्त्री को उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट समस्या देखेंगे।
कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के देशों में फिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है। फलतः अभिलेख शास्त्रियों को इन्हें पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता है। दो भाषाओं के समांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समस्या देखेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है जबकि परिचमोत्तर से मिले अभिलेख अरोमाइक और यूनानी भाषा में है। अरोमाइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। ठीक है, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, उत्तर मौर्य काल में राजधर्म के विचार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ लिया। ठीक है, अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ लिया। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। ठीक है, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रस्तुतियाँ भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण के आधार पर
तथ्यात्मक विवरण की उपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्थि की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वर्णित काल में कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तन। फर्स्ट परिवर्तन देखेंगे, करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। ठीक है, उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इनके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट परिवर्तन देखेंगे, सेकेंड परिवर्तन, यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने खेत के लिए कुदाल का उपयोग किया। ठीक है, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। ठीक है, थर्ड परिवर्तन देखेंगे, उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। ठीक है, उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया।